उत्तर प्रदेश बीएड प्रवेश परीक्षा 2024 की तैयारी कर रहे सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत है शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। सभी साथी एक बार फिर से जुड़ेंगे। आज के इस स्पेशल महा मैराथन क्लास में हम लोग जीके जीएस हिंदी रीजनिंग के सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। साथियों, यहाँ पर हमने उन सारे प्रश्नों को कवर किया है जो प्रश्न यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद इंपॉर्टेंट है। तो आपको करना क्या है, इस पूरे टेस्ट को कवर करना है और लास्ट में जो है अपना नाम स्कोर ज़रूर बताना है। साथियों, आप लोग जितना ही टेस्ट देंगे, जितनी सारी प्रैक्टिस करेंगे, उतना बढ़िया स्कोर जाएगा आप सभी का, क्योंकि 9 जून को एग्ज़ाम है, समय आपके पास बहुत कम है। अब आप लोग बढ़िया से प्रैक्टिस करिए, जितना प्रैक्टिस हो सके उतना कर सकें। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस टेस्ट वीडियो की। आइएगा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पर है और यहाँ पर सभी बच्चे जवाब करते हुए चलेंगे हर एक प्रश्न का। और दोस्तों याद रखिएगा, सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड हैं और इम्पॉर्टेंट हैं। सितंबर 2023 में जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक 2023 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? स्टार लगाइएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नवाचार सूचकांक 2023 में जो है भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो सभी बच्चे यहाँ पर जवाब करेंगे फटाफट। चलिएगा, तो याद रखेंगे दोस्तों, वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत को 40वां स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, 2023 वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत को 40वां स्थान प्राप्त हुआ है। अगर आपसे पूछा जाता है कि पहले स्थान पर कौन है, तो स्विट्जरलैंड। लेकिन इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, भारत के परिप्रेक्ष्य में जो है क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? आगरा, लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं आपके सामने, आप सभी बच्चे जवाब करें। मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? चलिएगा, तो सभी लोग याद रखेंगे, सभी बच्चे याद रखेंगे, लखनऊ में स्थित है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसकी स्थापना जो है कब हुई? 1957 में। ठीक है, याद रखेंगे 1957 में मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय की स्थापना हुई और ये कहाँ पर स्थित है? लखनऊ में स्थित है। विकल्प सी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे सभी बच्चे। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित जिलों में से किसका क्षेत्रफल सर्वाधिक है? सीतापुर, हरदोई, ललितपुर, लखीमपुर खीरी। सभी बच्चे जवाब करें। चलिएगा, कौन से जिले का जो है सबसे अधिक क्षेत्रफल है? जवाब करेंगे यहाँ पर। तो सभी बच्चे याद रखेंगे लखीमपुर खीरी। दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का जो सबसे बड़ा जिला आपका है वो लखीमपुर खीरी है। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है, अक्टूबर 2023 में 27वीं विश्व सड़क कांग्रेस 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? चलिए भाई फटाफट आप लोग जवाब करें कमेंट बॉक्स में। चलिएगा, अक्टूबर 2023 में 27वीं विश्व सड़क कांग्रेस 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? चलिएगा, फटाफट आप सभी लोग यहाँ पर जवाब करिएगा। चलिएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा, प्राग में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कहता है? महर्षि वाल्मीकि आश्रम स्थापित है श्रावस्ती में, कल्पी में, बिठूर में, उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिएगा, सभी बच्चे जवाब करें। महर्षि वाल्मीकि आश्रम, बहुत ही अच्छे, यहाँ पर आंसर भी आना शुरू हो गया है, बहुत ही सुंदर। बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, बिठूर में। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। महर्षि वाल्मीकि आश्रम जो है बिठूर में स्थित है। आगे बढ़ते हैं, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, आप लोग फटाफट जवाब करें। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम बताइए आप लोग, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे दोस्तों। ठीक है, तो अन्नामुड़ी यहाँ पर जो है आपका अनाईमुड़ी, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है दोस्तों, नवंबर 2023 में भारतीय मूल की स्वास्थ्य कार्यकर्त्री थनलेचमी को किस देश के सबसे बड़े श्रम समूह नेशनल ट्रेड्स यूनियन कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया? नेशनल ट्रेड्स यूनियन कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। तो सिंगापुर, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक लंबी नहर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगाइएगा।
उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक लंबी नहर जो है कौन सी है? सभी बच्चे यहाँ पर जवाब करें। बिल्कुल, आंसर भी आ रहा है, बिल्कुल शानदार, शारदा नहर, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल राइट है। उत्तर प्रदेश की जो सर्वाधिक लंबी नहर है वो आपकी है शारदा नहर। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, सितंबर 2023 में किस राज्य में मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना शुरू किया गया? चलिए भाई जवाब करिएगा आप लोग। सितंबर 2023 में किस राज्य में मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना शुरू किया गया? ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, फटाफट आप सभी लोग यहाँ पर जवाब करेंगे। मध्य प्रदेश में यहाँ पर बिल्कुल आंसर भी यहाँ पर आया है, कई लोगों ने यहाँ पर जवाब किया है मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा जो है मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना शुरू की गई। ठीक है। प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई? चलिएगा, इतिहास से क्वेश्चन पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। प्रथम बौद्ध परिषद जो है कहाँ पर आयोजित की गई? कश्मीर, राजगृह, पाटलिपुत्र, उसके बाद दिया है वैशाली। तो सभी बच्चे यहाँ पर जवाब करें। तो बिल्कुल राजगृह यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा, आंसर भी आया है, बिल्कुल शानदार, ऑप्शन सी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। एक वोल्ट जो है कितने के बराबर होता है? 1 जूल, 1 न्यूटन प्रति कूलाम, 1 जूल प्रति कूलाम, 1 जूल प्रति न्यूटन। ध्यान से हर एक क्वेश्चन को आप लोग रीड करें और आंसर करें। 1 वोल्ट कितने के बराबर होता है? चलिएगा, तो 1 जूल प्रति कूलाम के बराबर होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार कहाँ से लिया गया है? डबल स्टार इस क्वेश्चन पर लगा लीजिएगा। उद्देशिका का जो है विचार कहाँ से लिया गया है? कई एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है, सभी बच्चे यहाँ पर जवाब करें। उद्देशिका यानी प्रस्तावना का जो है विचार किस देश के संविधान से अर्जित किया गया है? आप सभी लोग यहाँ पर जवाब करेंगे। बिल्कुल यूएसए वाले यहाँ पर बिल्कुल राइट हैं, जिन्होंने भाई ऑप्शन नंबर डी चुना है, यानी यूएसए के संविधान से प्रस्तावना या उद्देशिका का विचार लिया गया है। आगे बढ़ते हैं। यमुना एक्सप्रेस वे है, बताएंगे आप लोग, ग्रेटर नोएडा से आगरा तक, नोएडा से आगरा तक, आगरा से प्रयागराज तक, ग्रेटर नोएडा से मथुरा तक। अंत में अपना नाम स्कोर आप लोग ज़रूर बताइएगा। चलिए, यमुना एक्सप्रेस वे, फटाफट आप लोग जवाब करें। चलिएगा, ग्रेटर नोएडा से आगरा तक। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, ग्रेटर नोएडा से आगरा तक, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये 2 शहरों को जोड़ता है, ग्रेटर नोएडा और आगरा को। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगस्त 2023 में चेन्नई तमिलनाडु में संपन्न हीरो पुरुष एशियाई चैंपियन ट्रॉफी 2023 का खिताब किस देश ने जीता है? साथियों, ट्रॉफी से जो है हर बार एग्जाम में भर भर के क्वेश्चन आता है यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा में। तो बताएंगे, अगस्त 2023 में चेन्नई तमिलनाडु में संपन्न हीरो पुरुष एशियाई, याद रखेंगे, हीरो पुरुष एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2023 का खिताब किस देश ने जीता है? तो जवाब करिएगा आप लोग। चलिएगा, याद रखेंगे दोस्तों, भारत, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा, मलेशिया को हराकर। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है? वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है? सभी बच्चे जवाब करें। चलिएगा, 2 से 8 अक्टूबर तक। ठीक है, वन्य जीव सप्ताह 2 से 8 अक्टूबर तक, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, अगर दोस्तों पूछा जाए विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है, तो याद रखेंगे विश्व वन्य जीव दिवस जो है 3 मार्च को मनाया जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइएगा आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, सितंबर 2023 में किस भारतीय वैज्ञानिक को नॉर्मन बोरलॉग फील्ड पुरस्कार दिया गया? 2023 में नॉर्मन बोरलॉग फील्ड पुरस्कार जो है किसे प्रदान किया गया? चलिएगा,
डॉक्टर स्वाति नायक को, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। मनुष्य में लाल रुधिराणु का जीवन काल कितना होता है? चलिएगा, लाल रुधिर कणिकाओं का जो है भाई जीवन काल कितना होता है बताएंगे आप सभी लोग। चलिएगा, लाल रक्त कणिकाओं का या लाल रुधिर कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन तक। ठीक है, ये आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर सी वाले यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। दोस्तों याद रखेंगे सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड हैं, आपको एग्जाम में जरूर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। खाना बनाते समय निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन अत्यधिक ताप के कारण आसानी से नष्ट हो जाता है? चलिएगा, खाना बनाते समय कौन सा विटामिन जो है ताप के कारण आसानी से नष्ट हो जाता है? तो विटामिन सी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, और विकल्प सी आपका करेक्ट हो जाएगा जिसमें विटामिन सी दिया गया है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। प्रसिद्ध ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का जन्म किस शहर में हुआ था? प्रसिद्ध ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का जन्म किस शहर में हुआ था? सभी बच्चे यहाँ पर जवाब करें। वाराणसी, अलीगढ़, सुल्तानपुर, मथुरा। तो ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा, याद रखेंगे। ठुमरी गायिका जो है गिरिजा देवी का जन्म वाराणसी में हुआ, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? चलिएगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन, रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे जो है विक्रमादित्य की उपाधि भी दी गई थी, आपको पता होगा अगर आपने पढ़ा होगा, जो है चंद्रगुप्त द्वितीय, इसे ही विक्रमादित्य की उपाधि दी गई थी। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चालुक्यों की राजधानी कहाँ थी? चालुक्यों की राजधानी कहाँ थी? सभी बच्चे यहाँ पर जवाब करें। चालुक्यों की राजधानी कहाँ थी? वातापी, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। दोस्तों धैर्य के साथ आप लोग लास्ट तक वीडियो को कवर करिएगा, ध्यान रहे, और जितने भी टेस्ट आएंगे अब आप लोग ज़रूर हर एक टेस्ट को फॉलो करिएगा, श्योर आपको यहाँ पर हेल्प मिलेगी। नेपाल की मुद्रा का नाम क्या है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताएं सभी लोग। नेपाल की मुद्रा का नाम क्या है? चलिएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका रुपया, ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, टाका जो है कहाँ की मुद्रा है, ये भी आप लोग बताएंगे। चलिएगा, उत्तर प्रदेश में प्रसिद्ध भारत माता मंदिर स्थित है, बताएंगे सभी लोग। उत्तर प्रदेश में प्रसिद्ध भारत माता मंदिर कहाँ पर स्थित है? चलिएगा, वाराणसी में, ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? स्टार लगाइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। काजीरंगा नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क जो है कहाँ पर स्थित है? याद रखेंगे दोस्तों, असम में स्थित है काजीरंगा नेशनल पार्क। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है, तो असम में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये किस लिए फेमस है? तो एक सींग वाले गैंडों के लिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक सींग वाले गैंडों के लिए यह नेशनल पार्क फेमस है। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन कहता है देखेंगे, प्रथम दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र अवस्थित है। प्रथम दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र कहाँ पर स्थित है? फटाफट आप सभी लोग जवाब देंगे। दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र जो है कहाँ पर स्थित है? वाराणसी में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, भारत के संविधान में शामिल राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? कई बार और कई परीक्षाओं में प्रश्न आया है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, और यहाँ पर भाई आंसर भी आ रहा है, बहुत ही सुंदर, काफ़ी बच्चों ने जवाब भी किया है। बिल्कुल, आयरलैंड आपका दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। राज्य के निर्देशक सिद्धांत जो है कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड के संविधान से। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आइएगा आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय आपात स्थिति घोषित कर सकता है? बताएंगे दोस्तों, राष्ट्रीय आपात जो है
किस अनुच्छेद में है? फटाफट जवाब करेंगे आप लोग। अनुच्छेद 352 में, याद रखेंगे अनुच्छेद 352 जो है राष्ट्रीय आपात से संबंधित है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा ए। ठीक है, राष्ट्रीय आपात। अच्छा, वित्तीय आपात और राष्ट्रपति शासन ये किस अनुच्छेद में वर्णित है संविधान में, आप लोग ये बताएंगे। ठीक है, यहाँ पर तो दिया गया है राष्ट्रीय आपात, तो राष्ट्रीय आपात 352 में है, और उसके बाद बचता है आपका राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपात। ये जो है किस अनुच्छेद में है, आप लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में। देखते हैं तैयारी कैसी हो रही है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम पाया जाता है? उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम पाया जाता है? ललितपुर। याद रखेंगे दोस्तों, ललितपुर में यूरेनियम पाया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आइएगा आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? उत्तर प्रदेश में सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? आप सभी बच्चे यहाँ पर जवाब करें। चलिएगा, इलाहाबाद विश्वविद्यालय। याद रखेंगे दोस्तों, इलाहाबाद विश्वविद्यालय जो है सबसे पुराना विश्वविद्यालय। ठीक है, और अगर दोस्तों पूछा जाए उत्तर प्रदेश का जो है सबसे पुरानी केंद्रीय यानी सेंट्रल यूनिवर्सिटी कौन सी है, केंद्रीय विश्वविद्यालय कौन सा है उत्तर प्रदेश का सबसे जो है पुराना, तब आपको क्या करना है? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। ठीक है, उस पर टिक करना है। और यहाँ पर पूछा गया है उत्तर प्रदेश में सबसे पुराना विश्वविद्यालय, तो ये आपका हो जाएगा इलाहाबाद विश्वविद्यालय। आगे बढ़ते हैं। मांग पैदा करने के लिए ज़रूरत है उत्पादन की, आय की, दाम की, आयात की। चलिए, मांग पैदा करने के लिए ज़रूरत है, चलिएगा, मांग पैदा करने के लिए दोस्तों सबसे जो इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है वो होता है आय, यानी ऑप्शन आपका सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन क्या कहता है? दाद की बीमारी निम्नलिखित में से किस प्रकार की होती है? दाद की बीमारी निम्नलिखित में से किस प्रकार की होती है? बैक्टीरियल, प्रोटोजोआ, वायरल, फंगल। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं कुछ इस प्रकार से, तो बताइएगा सभी लोग। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। फंगल इन्फेक्शन होता है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और ये कौन सा फंगस होता है अगर आपसे पूछा जाए किस फंगस के कारण होता है, तो याद रखेंगे ट्राइकोफाइटॉन। क्या? ट्राइकोफाइटॉन, आप लोग लिख लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ट्राइकोफाइटॉन। और एक होता है इसमें जो है फंगस, उसका नाम होता है माइक्रोस्पोरम। याद रखेंगे, माइक्रोस्पोरम और ट्राइकोफाइटॉन। ठीक, आइएगा आगे बढ़ते हैं। साथियों धीरे धीरे चलेंगे, लेकिन आपको सारी चीज़ें बताएंगे और जो भी इम्पोर्टेंट होगा आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। ताप विद्युत परियोजनाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? ताप विद्युत परियोजना। चलिए, तो ऑप्शन नंबर डी वाले यहाँ पर बिल्कुल राइट है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। कावास गुजरात। ठीक है, किस नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है? स्टार लगाइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बांग्लादेश में जो है पद्मा के नाम से किस नदी को जाना जाता है? चलिएगा, गंगा को, यानी जो है आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। झीलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? झीलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? फटाफट आप लोग बताएंगे। चलिएगा, लिम्नोलॉजी। याद रखेंगे दोस्तों, लिम्नोलॉजी के अंतर्गत जो है झीलों का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, लिम्नोलॉजी के अंतर्गत झीलों का अध्ययन किया जाता है। किस सिख गुरु ने स्वयं को सच्चा बादशाह कहा था? चलिएगा, किस सिख गुरु ने स्वयं को सच्चा बादशाह कहा था? फटाफट आप लोग जवाब करें। गुरु अर्जुन देव ने। याद रखेंगे दोस्तों, गुरु अर्जुन देव ने खुद को सच्चा बादशाह की संज्ञा दी थी। ठीक है, गुरु अर्जुन देव, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद करने वाला पहला यूरोपियन कौन था?
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताएंगे सभी बच्चे यहाँ पर। भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद करने वाला पहला यूरोपियन कौन था? तो याद रखेंगे दोस्तों, चार्ल्स विल्किंस। चार्ल्स विल्किंस ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। भगवत गीता का जो है अंग्रेजी में अनुवाद किया था। आगे बढ़ते हैं। ब्रिटिश शासन के दौरान तत्कालीन मद्रास प्रेसिडेंसी में रैयतवाड़ी प्रणाली की शुरुआत करने वाला कौन था? स्टार लगाइए। ब्रिटिश शासन के दौरान तत्कालीन मद्रास प्रेसिडेंसी में रैयतवाड़ी प्रणाली की शुरुआत किसके द्वारा करी गई थी? चलिएगा, चलिएगा भाई। तो किसने शुरू किया था दोस्तों? थॉमस मुनरो ने, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। रैयतवाड़ी प्रणाली जो है किसके द्वारा शुरू की गई? थॉमस मुनरो के द्वारा। इसमें क्या होता था? इसमें दोस्तों किसानों से जो है डायरेक्ट कर वसूला जाता था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आइएगा हिंदी सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं अब हम लोग, और हिंदी के यहाँ पर हमने सेलेक्टेड क्वेश्चन ही कवर किए हैं। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं। आप लोग हर एक क्वेश्चन को देखते हुए चलिएगा और क्वेश्चन का जवाब आप लोग देते हुए चलिएगा। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। गायक का जो है संधि विच्छेद क्या होगा? फटाफट आप लोग जवाब करेंगे। चलिएगा, गायक का जो है संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो याद रखेंगे सभी दोस्त, गय धन अक, यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए इसमें कौन सी संधि है तो आप लोग क्या बताएंगे? कमेंट करिएगा फटाफट। बिल्कुल याद रखेंगे दोस्तों, अयादि संधि। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष नदी में बाढ़ आ जाती है, वाक्य में किस प्रकार की संज्ञा है? प्रतिवर्ष नदी में बाढ़ आ जाती है, इस वाक्य में जो है किस प्रकार की संज्ञा है? चलिएगा, फटाफट आप सभी लोग बताएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों याद रखेंगे आप लोग, जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसमें कौन सी संज्ञा है? नदी में जातिवाचक संज्ञा, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से जो है पुल्लिंग शब्द कौन सा है? पुल्लिंग शब्द जो है इसमें से कौन सा है? आप सभी लोग बताएंगे। रचना, प्रार्थना, पत्र, आज्ञा। तो याद रखेंगे दोस्तों, पत्र जो है आपका एक पुल्लिंग शब्द है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। चौथाई शब्द में जो है विशेषण है, चौथाई शब्द में विशेषण है, कौन सा विशेषण है? आवृत्तिवाचक बोध विशेषण, उसके बाद गणनावाचक, क्रमवाचक, अपूर्णांक बोधक। तो यहाँ पर दोस्तों राइट हो जाएगा आपका अपूर्णांक बोधक विशेषण, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? राजा सेवक को कंबल देता है, वाक्य में रेखांकित पद में कौन सा कारक है? राजा सेवक को कंबल देता है, वाक्य में रेखांकित पद में जो है कौन सा कारक है? यानी इसमें आपको बताना है कौन सा कारक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताएंगे आप सभी बच्चे। कारक से भी दोस्तों एक क्वेश्चन आता है। चलिए, तो यहाँ पर दोस्तों संप्रदान कारक वाले बिल्कुल राइट होंगे जिन्होंने ऑप्शन नंबर सी चुना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, जब वाक्य में दोस्तों कर्ता किसी के लिए कुछ कार्य करे तो वहाँ पर क्या होता है? संप्रदान कारक होता है, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। मैंने आम खा लिया है, वाक्य में प्रयुक्त काल पहचाने, बताए इसमें कौन सा काल है? मैंने आम खा लिया है। चलिएगा, मैंने आम खा लिया है, इसमें कौन सा कारक हो जाएगा? नहीं सॉरी, इसमें कौन सा काल हो जाएगा? याद रखेंगे आसन्न भूतकाल, यानी ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, फटाफट इन प्रश्नों को कवर करेंगे। वह हमेशा अपने भाई के गीत गाता रहता है, वाक्य में अव्यय पद बताइएगा इसमें से कौन सा है? वह हमेशा अपने भाई के गीत गाता रहता है, अव्यय इसमें से कौन सा पद है आपको बताना है इस वाक्य में। चलिएगा, तो याद रखेंगे दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। हमेशा जो है देखेंगे इसमें अव्यय पद हो जाएगा। ठीक है, हमेशा, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा।
निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है तत्सम है? तत्सम तद्भव से भी क्वेश्चन आते हैं, तो याद रखेंगे। यहाँ पर क्या है पूछा गया है भाई, कौन सा हो जाएगा तत्सम शब्द? तो बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें कौन सा विकल्प आपका राइट होगा? अमूल्य जो है दोस्तों तत्सम शब्द है, ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। खगेश का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? खगेश का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका वैनतेय। वैनतेय जो है आपका खगेश का पर्यायवाची हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से स्वर्ग का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? इनमें से स्वर्ग का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? चलिएगा, फटाफट आप लोग जवाब करें। तो यहाँ पर दोस्तों गौ जो है यह स्वर्ग का पर्यायवाची नहीं है, तो याद रखेंगे यहाँ पर जो है आपका गौ का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, यानी इसका हो जाएगा गाय। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, धर्म बुद्धि में कौन सा समास है? धर्म बुद्धि में कौन सा समास है? चलिएगा, फटाफट आप लोग जवाब करेंगे। यहाँ पर हो जाएगा आपका तत्पुरुष समास, ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन में जो तत्पुरुष नहीं दिया गया है, इसका अगर दोस्तों इस पद का जब हम समास विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा, जैसे धर्म बुद्धि दिया है तो हो जाएगा इसका धर्म है यह बुद्धि। ठीक है, एक तो ये हो गया आपका, उसके बाद एक हो जाएगा आपका धर्म विषयक बुद्धि, यानी दो प्रकार के इसके समास विग्रह हो जाएंगे। पहला क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा धर्म है यह बुद्धि, उसके बाद दूसरा हो जाएगा धर्म विषयक बुद्धि। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो दो समास है, एक हो जाएगा आपका कर्मधारय समास और एक हो जाएगा आपका तत्पुरुष समास। तो यहाँ पर तत्पुरुष नहीं दिया है तो ऑप्शन नंबर सी पर टिक करेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अस्थाई भाव नहीं है? इसमें बताइएगा कौन सा जो है अस्थाई भाव नहीं है? विषाद, जुगुप्सा और निर्वेद, हास। तो देखेंगे यहाँ पर विषाद जो है आपका यह जो है अस्थाई भाव नहीं है, बाकी के तीनों अस्थाई भाव की कैटेगरी में आते हैं। ठीक, आइएगा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, वही मनुष्य है जो, क्वेश्चन क्या है देखेंगे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? इसमें कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार वाले बिल्कुल राइट है। इसमें क्या होती है दोस्तों, वर्णों की आवृत्ति होती है अनुप्रास अलंकार में। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा है? हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा है? परीक्षा गुरु, याद रखेंगे दोस्तों, मौलिक उपन्यास जो हिंदी का है वो है आपका परीक्षा गुरु। ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चिंतामणि जो है किसका निबंध संग्रह है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है। चिंतामणि जो है किसका निबंध है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। तो ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। अंत में अपना नाम स्कोर ज़रूर बताएं, और सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, इतना आप लोग ध्यान रखिएगा। आपको ज़रूर कवर करना है दोस्तों, ज़रूर कवर करना है, हर एक टेस्ट को ज़रूर फॉलो करना है। अपने सैनिकों की विजय का समाचार सुनकर भारतवासियों ने हवन करवाया, घर में अगरबत्ती जलाई, तेल के दिए जलाए, घी के दिए जलाए। तो बताएंगे भाई यहाँ पर इस खाली स्थान पर क्या आएगा, कौन सा यहाँ पर वाक्यांश आएगा? चलिए, फटाफट आप लोग जवाब करें। हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर घी के दिए जलाएं, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अपने सैनिकों की विजय का समाचार सुनकर भारतवासियों ने घी के दिए जलाए। ठीक, तो दोस्तों यहाँ पर हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर किया। अब आप लोग बताएं कि आप लोगों ने कितना स्कोर किया है। साथियों यहाँ पर जो है इस वीडियो में हम रीजनिंग के क्वेश्चन को नहीं ले पाए थे कुछ कारणवश। अब नेक्स्ट वीडियो जो आएगी उसमें रीजनिंग के भी क्वेश्चन शामिल होंगे। और ये वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।
इसी तरीके से आपको और भी टेस्ट प्रोवाइड किया जाएगा आपके एग्ज़ाम तक, और जितने भी टेस्ट प्रोवाइड किए जाएंगे, अगर आप लोग हर एक टेस्ट को फॉलो करते हैं, हर एक टेस्ट को धैर्य के साथ, समय तो लगता है मानता हूँ, लेकिन अगर आप लोग धैर्य के साथ बढ़िया तरीके से हर एक टेस्ट को कवर करते हैं तो आपको एग्ज़ाम हॉल में जो है बहुत ही कंफर्टेबल फील होगा। क्वेश्चन जो आपको मिलेंगे देखने को, आपको लगभग क्वेश्चन यहाँ से देखने को ज़रूर मिलेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सिलेक्टेड क्वेश्चन और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ही कवर करवाए जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अंत तक बने रहने के लिए। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो ज़रूर जुड़िएगा, और इतना जो है आप सभी के लिए कंटेंट जुटाया जाता है, एक लाइक ज़रूर करिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।